Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss United Nation Charter. हम इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा क्यों बनी. इससे पहले आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन. उसका काम ये था कि दोबारा दुनिया में ऐसी वॉर ना हो, दुनिया में उसने पीस को मेंटेन करना था. बट वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप होगी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इवन मोर डेवस्टेटिंग. उसमें तो इवन न्यूक्लियर का भी यूज़ किया गया था. सो इसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ही ये कुछ मुल्कों ने, जो बड़े मुल्क हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया था 25 जून 1945 को, और इसको वेरी नेक्स्ट डे साइन किया गया था बाय 51 मेंबर्स, जो कि इसके ओरिजिनल मेंबर्स भी कहते हैं. सो 26 जून 1945 को इसको साइन किया गया था यूएन चार्टर को, और इसको इन्फोर्स कर दिया गया था 24 अक्टूबर 1945 को. इस जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, इसका मेन पर्पस तो यही था कि पीस और सिक्योरिटी को दुनिया में मेंटेन किया जाए ताकि दोबारा से कभी भी इस किस्म की वॉर्स ना हो. अब अगर हम इस चार्टर को देखें तो इसके 19 चैप्टर्स हैं, 113 इसके आर्टिकल्स हैं. हम जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन करेंगे. चैप्टर नंबर 1, पर्पस एंड प्रिंसिपल. इसमें 2 ही आर्टिकल हैं. आर्टिकल नंबर 1, इसमें पर्पस बताया गया है कि ये यूनाइटेड नेशन है, इसको बनाया क्यों गया है. अब इसके पर्पसेस हैं जो बताए गए हैं आर्टिकल 1 में. टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी जो पीस है और सिक्योरिटी है मुल्कों की, उसको मेंटेन किया जाए. फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप किया जाए बिटवीन द नेशंस. इसके अलावा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा. इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा. ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो ये पर्पसेस बताए गए आर्टिकल 1 में यूनाइटेड नेशन को बनाने के. आर्टिकल 2 में वो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको अडॉप्ट करके जो पर्पसेस बताए गए आर्टिकल 1 में उनको अचीव किया जाएगा. नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स. यानी इसके सारे मेंबर्स जो है ना वो बराबर हैं, इक्वल होंगे. बट अब ये एक कंट्राडिक्टरी इसका आर्टिकल है. अब अगर हम इस बाद में इसको देखेंगे कि ये कहाँ पे कंट्राडिक्टरी है इसी चार्टर से. अब इसको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे आर्टिकल 2 में ये कहा गया था कि सारे इसके मेंबर्स जो स्टेट्स हैं, मुल्क हैं, वो इक्वल हैं. नेक्स्ट है जी, जो इनके आपस के प्रॉब्लम्स होंगे वो पीसफुली हल किए जाएंगे. यूज़ ऑफ फोर्स किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं किया जाएगा. अगर यूनाइटेड नेशन को किसी मेंबर स्टेट की असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो उसको प्रोवाइड करेगा. प्लस अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन ने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह लिए होंगे, कोई पाबंदियां वगैरह लगाई होंगी, तो कोई भी जो मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन का दूसरा, वो उसको हेल्प आउट नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा. चैप्टर 2 मेंबरशिप से रिलेटेड है. इसमें मेंबर्स से रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उससे रिलेटेड बताया गया. 3 ही आर्टिकल हैं. आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि जिन मेंबर स्टेट्स ने 1 जनवरी 1942 को डिक्लेरेशन साइन किया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर उन्होंने कह दिया था जी कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सारे इसके ओरिजिनल मेंबर्स होंगे. सो 51 जो स्टेट्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को इस डिक्लेरेशन को साइन किया था, वो इसके ओरिजिनल मेंबर हैं. आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि अगर कोई और कंट्री अगर मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का तो वो बन सकता है. बट कंडीशन ये है कि अगर तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस कंट्री को, और फिर जनरल असम्बली अगर उस पर डिसीजन दे देगी कि हाँ जी इसको मेंबर बना लो, फिर ही वो कोई भी और कंट्री इसका मेंबर यूनाइटेड नेशन का बन सकता है. आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री परसिस्टेंटली वायलेट कर रहा हो ये प्रिंसिपल्स को,
यूनाइटेड नेशन चार्टर के, तो अगर तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो जनरल असेंबली उसको एक्सपेल कर देगी उस कंट्री को जो वायलेशन कर रहा होगा। चैप्टर 3 ऑर्गन से रिलेटेड है, यानी यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे। इसमें 2 ही आर्टिकल है। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के कौन से। अब ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, हमने हमेशा याद रखना है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। नंबर 1 जनरल असेंबली, हम बहुत नाम सुनते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट वन सेक्रेटेरिएट। सो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। हम इनको आगे डिटेल में चैप्टर्स में इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि ये जो ऑर्गन्स बताए गए हैं यूनाइटेड नेशन के, इसमें मैन एंड वुमेन इक्वली उनको पार्टिसिपेशन दी जाएगी। चैप्टर 4 ये फर्स्ट ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, उससे रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 9 to 22 जाते हैं जनरल असेंबली से रिलेटेड। अब इसका मेन काम क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये UN को रिप्रेजेंट करता है, इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसका काम ये होता है डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, सारे भी जितने डिसीजंस होते हैं यूनाइटेड नेशन के वो जनरल असेंबली ही करती है। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 193 मेंबर्स हैं। जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके भी मेंबर है जनरल असेंबली के, बट बाकी ऑर्गन्स में मेंबर्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये ओनली जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसमें सारे के सारे UN चार्टर के जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सब इसके जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। अब ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और इसका जो मीटिंग होती है, इसके जो सेशन होता है वो हर साल सितंबर में होता है, और हर साल इसका एक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, जो इसके डिसीजंस हैं, जो भी कोई अहम किस्म के मामलात होते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई अगर पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, इनके बजट से रिलेटेड मैटर है, किसी को मेंबरशिप किसी कंट्री को देनी हो, इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट मैटर हैं वो हमेशा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली, यानी 193 जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से ही डिसाइड किए जाते हैं। बाकी इनके अलावा जो और मैटर्स होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। सो इसका सेशन हर साल होता है सितंबर में। नेक्स्ट चैप्टर 5 ये सिक्योरिटी काउंसिल जो सेकंड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उससे रिलेटेड है। अब इसमें आर्टिकल 23 to 32 जाते हैं इस चैप्टर में सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। ये सेकंड ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशन का। अब इसका जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इसने मेंटेन करना होता है। अगर कहीं पे भी कोई थ्रेट्स हों जिसकी वजह से पीस दुनिया का डिस्टर्ब हो सकता हो, तो ये उसको डिटरमिन करती है, उसको हल करने की मसले को कोशिश करती है ताकि दुनिया में जो पीस है वो मेंटेन रहे, अमन व अमान कायम रहे। अब इसका ये लोकेटेड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में रिलेटेड है। अब इसका प्रेसिडेंट जो है वो एवरी मंथ रोटेट होता है, एवरी मंथ इसका नया प्रेसिडेंट होता है। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 15 मेंबर्स हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा था कि जनरल असेंबली एक वाहिद ऑर्गन है जिसमें 193 जो UN के मेंबर हैं वो सारे मेंबर होंगे, बट अब यहाँ पे बाकियों में डिफरेंट होंगे। अब जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, अब इसमें से 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट है, वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, बट जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? उनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो हर मेंबर का 1 वोट होता है। सो 15 मेंबर हैं, 15 वोट हैं। बट यहाँ पे ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो की पावर होती है। अब वो ये क्या होती है? अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दी गई इन 15 मेंबर्स की तरफ से, तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स हैं, इनमें से कोई एक भी अगर वीटो कर देगा तो वो काम रुक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस रेजोल्यूशन को पास होने का, वो ख़त्म हो जाएगी रेजोल्यूशन, वो आगे नहीं चलेगी। ये वीटो पावर है। अब मैंने आर्टिकल 2 को
कहा आर्टिकल 2 में कहा था कि सारे मेंबर्स, इसी चार्टर में कहा गया है कि वो इक्वल हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तो इक्वलिटी कहाँ पे गई? अब ये 5 मेंबर के पास एक ऐसी पावर है कि वो जो मेजॉरिटी का डिसीजन है उसको सेट असाइड कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। सो ये कंट्राडिक्टरी है यूएन चार्टर के ही अगेंस्ट। नेक्स्ट थिंग सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड ये है कि अगर कोई कंट्री को नेशन जो यूएन का तो मेंबर है, 193 जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक है, बट वो सिक्योरिटी काउंसिल के चूँकि 15 ही हैं तो वो उनमें नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो अगर कोई उसका भी मसला है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल की में आ सकता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, बस इतना होगा कि वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। अदरवाइज़ इसकी प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है अगरचे वो मेंबर ना भी हो सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसमें आर्टिकल 33 टू 38 जाते हैं। अब ये पैसिफिक सेटलमेंट होती क्या है? इसका मतलब ये है कि सुलह सफाई से जो मसला है उसको हल करवाना, जो डिस्प्यूट है उसको हल करवाना। तो अगर कुछ नेशंस के दरमियान, कुछ स्टेट्स के दरमियान इस किस्म का मसला हो, डिस्प्यूट हो, जिसकी वजह से ये लगता हो कि पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा, लड़ाई होगी, सो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें इंटरवीन कर सकती है, वो इंक्वायरी कर सकती है, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है इसमें। इसके अलावा मीडिएशन, उनको बुला के बातचीत से मसला हल करवाने की कोशिश करेगी। सो किसी भी किस्म के मेजर्स लेगी कि मसला बातचीत से हल हो जाए, अपनी रिकमेंडेशन वहाँ पे देगी। तो पैसिफिक सेटलमेंट मींस सुलह सफाई से डिस्प्यूट को हल करवाने की सिक्योरिटी काउंसिल कोशिश करेगी। चैप्टर 7 एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू पीस, ब्रीचेस ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। यानी अगर ये थ्रेट्स हों कि पीस ख़राब होगा, अमन अमान ख़राब होगा, एग्रेशन होगा, तो इनको रोकने के लिए क्या करेगी सिक्योरिटी काउंसिल? ऑब्वियसली अगर पैसिफिक सेटलमेंट नहीं हो रही तो उसके बाद ये किसी भी मुल्क पे जो पाबंदियाँ वगैरह लगाई जाती हैं वो तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है कि पाबंदियाँ लगा सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय भी किया जा सकता है। तो ये बताया गया चैप्टर 7 में कि पाबंदियाँ वगैरह लगाई जा सकती हैं। चैप्टर 8 रीजनल अरेंजमेंट्स, आर्टिकल 52 टू 54 है। अब इसमें ये बताया गया कि जो रीजनल, जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, वहाँ की एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है ताकि सिचुएशन पे काबू पाया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9 इंटरनेशनल इकनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, यानी इंटरनेशनली कोऑपरेशन की जाएगी किस लिए? इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, जैसे आजकल कोरोना वगैरह आया हुआ है, इसको, इस किस्म के जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको, फिर इन्वायरमेंटल जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड। सो ये चैप्टर इससे रिलेटेड था। चैप्टर 10 ये अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये रिलेटेड है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से, विच इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो हम पहले 2 ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चैप्टर 10 है, आर्टिकल 61 टू 72। अब इसका पर्पस क्या होगा? अब जो पिछला आर्टिकल हमने चैप्टर 9 पढ़ा है ये उसी से रिलेटेड है कि इन सब इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए वो काम करेगा ये काउंसिल। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 54 मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। 54 मेंबर्स हैं और इसका भी लोकेटेड है ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ कि ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनमें सिर्फ आईसीजे एक ऐसा ऑर्गन है जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड है, अदरवाइज़ बाकी 5 के 5 ही न्यूयॉर्क में है। तो ये ज़हन में रखना है, मेंबर्स सारों के डिफरेंट हैं बट लोकेटेड 5 न्यूयॉर्क में है, एक आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो नीदरलैंड में है। नेक्स्ट चैप्टर 11, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 73 एंड 74। ये उस डिक्लेरेशन के बारे में इन आर्टिकल्स में बताया गया। जब ये यूनाइटेड नेशन चार्टर बना था उस वक़्त 11 कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो कि उनकी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, वो आज़ाद नहीं हुई थी अभी तक, तो उनको
उनके लिए उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन ने अपने पे ली थी कि हम इनको गवर्न करेंगे, इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इनको आगे जाके इनकी ये अपनी गवर्नमेंट बना सकेंगी, ये इंडिपेंडेंट हो सकें। सो ये डिक्लेरेशन बताई गई है कि 11 स्टेट्स में जो थी उनको उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन ने ली थी। चैप्टर 12 जो है वो इसी का अगला पार्ट है कि इसमें वो सिस्टम बताया गया था, ये कि ये ट्रस्टीशिप जो सिस्टम बताया गया था कि इन 11 जो स्टेट्स हैं इनको कैसे गवर्न किया जाएगा और इनमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, कौन कौन से मुल्क नहीं होंगे। नेक्स्ट चैप्टर 13 ये ट्रस्टीशिप काउंसिल से रिलेटेड है, आर्टिकल्स 86 to 91। अब ये जो चैप्टर 11-12 में मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनाइटेड नेशन ने ली थी कि हम इनको गवर्न करेंगे जब तक कि इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। सो ये काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का यही काम था कि ये इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही थी, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बना रही थी। अब ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, दिस इज़ द 4th ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि जो लास्ट इनकी ये 11 जो स्टेट्स बताई गई थी, इनमें आखिरी जो स्टेट बनती थी वो पलाओ थी। ये तकरीबन कोई 50 के करीब जो जजीरे होते हैं उन पे मुश्तमिल थी। इसको भी अक्टूबर 1994 को ये इंडिपेंडेंट हो गई, इन्होंने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह बना ली। सो अब उसके बाद इस काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास करने के लिए तो अब है कुछ नहीं। तो 1 नवंबर 1994 को इस काउंसिल का जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड हो चुका है, यानी अब इनके कोई इजलास वगैरह नहीं होते, इसका ऑपरेशन सस्पेंड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिज़ोल्व हो चुकी है, डिज़ोल्व नहीं हुई। अगर फिर दोबारा इन फ्यूचर कोई ऐसी कंट्रीज़ आती हैं जिनको ट्रस्टीशिप में लेना ज़रूरी होगा तो ये दोबारा फंक्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर 14 ICJ, ये दिस इज़ द 5th ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 92 to 96 हैं इस चैप्टर में। अगर मुल्कों के दरमियान कोई लीगल डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो वो ICJ में अपने डिस्प्यूट को लेके जाते हैं, जहाँ पे ICJ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन डिस्प्यूट को हल करती है। ये एडवाइज़री ओपिनियन बेसिकली देती है ICJ। अब इसके 15 जजेस होते हैं जिनको 9 साल के लिए जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करती है, 9 साल के लिए करती है। इसके जजेस को 15 जजेस होते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि ये ICJ एक ओनली ऑर्गन है UN का जिसका जो लोकेटेड है नीदरलैंड में, बाकी सारे न्यूयॉर्क में हैं। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं? 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 15। ये सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 97 to 101 है। ये सेक्रेटेरिएट दैट इज़ द 6th ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ये सेक्रेटेरिएट होता क्या है, जैसे हमारे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है और उसका एक सेक्रेटेरिएट लाहौर में है, सारे सेक्रेटरीज वहाँ पे बैठते हैं, वो डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट हैं, सारा पेपर वर्क वहीं से किया जाता है। सेम वे यूनाइटेड नेशन का ये सेक्रेटेरिएट है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तमाम किस्म के पेपर वर्क्स यहीं पे से किए जाते हैं। अब इसके हेड को जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, जनरल असम्बली इसको अपॉइंट करती है और 5 साल ख़त्म होने के बाद इसको अपॉइंटमेंट इसकी रिन्यूएबल भी है, इसको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये 6th ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है इसमें अमेंडमेंट कैसे की जाती है? यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है इसमें अमेंडमेंट का तरीका है कि जो मेंबर्स हैं जनरल असम्बली के 193, वो उनकी अगर 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू इस यूनाइटेड नेशन चार्टर में अमेंडमेंट की जा सकती है। सो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था यूनाइटेड नेशन चार्टर का। अब इसको अगर हम सम अप करें तो मेनली इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। इसके 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं
जिनमें से पहला जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप आ जाती है काउंसिल, सोशल एंड इकनॉमिक काउंसिल, ICJ, और लास्ट वन सेक्रेटेरिएट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।